हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। देखिएगा, ये हमारे आज आज का जो है ना, विज्ञान का 35वें नंबर का क्लास है। ठीक है। और आप सभी को पता है कि हमारी छत्तीसगढ़ के प्रयोगशाला परिचारक और साथ ही रेलवे भर्ती के लिए हमारी क्लासेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ छत्तीसगढ़ के जो पीएससी और सीजीव्यापा में जहाँ से आपको विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, उन सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उसको उत्तर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, श्वसन है ना, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन मतलब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए, आपका ऑप्शन है A5, B7, C6 और D4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। देखिए, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने, तो 6 अणु जुड़ते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो श्वसनीय पदार्थ है, याद रखना है आपको। ठीक, जो श्वसनीय पदार्थ है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसका क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, याद रखेंगे, है ना, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। और जब ये पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, जल बनता है। तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, निकलती है या विमुक्त होती है। समझिएगा, C6H12O6, ठीक है, ये जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जब अभिक्रिया करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। साथ ही याद रखेंगे, जल के जो है 6 अणु बनते हैं और ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है। तो ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, तो याद रखिएगा 6 अणु जुड़ते हैं, है ना। ये O6 लिखा है ये, ठीक है, समझिएगा O6 लिखा है ये। ठीक है, ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से पूछा गया है कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है, आपको बताना है। ठीक है, हमारे शरीर में वायु हम किस अंग के द्वारा अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ए कृषिका, बी नासा द्वार, सी श्वास नली, डी श्वसनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी नासा द्वार। ठीक है, आपके जो नाक का द्वार है ना, ठीक है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, वायु को अंदर ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, तो नासा द्वार कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है वायु नथुनो, या इसी को क्या कहा जाता है, वायु नथुनो भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है, आपको बताने हैं। ठीक है, ए फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, बी फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना, सी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, डी फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करना। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, पृष्ठीय क्षेत्र में क्या करना, तो वृद्धि करना। देखो देखिएगा, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का प्रमुख कारण क्या है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। क्योंकि जब क्या करते हैं आप, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या कभी कभार होता क्या है कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर, है ना, उसको कुछ देर रख कर छोड़ते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब अधिक होगा, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन क्या करते हैं, मतलब सांस आप लेते हैं और अंदर रोकते हैं कुछ देर के लिए, तो आपको ज़्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है ना, ज़्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसका कारण ये है। या कभी-कभी आप जो है क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, लंबा रनिंग करते हैं, उसके बाद आपका साँस भर जाता है। ठीक है, आपका साँस ब भर जाता है, आप तेज़ी से क्या करते हैं, साँस लेते जाते हैं। तो उस दौरान भी क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होता है। ठीक है? तो फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि है। ठीक है? साथ ही आपको याद रखना है कि फेफड़ों में जो रुधिर कोशिकाएँ होती हैं, हाँ, फेफड़ों में जो रुधिर कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है? फेफड़ों में जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं, या ऐसा कहा जाए रुधिर कोशिकाओं का जो जाल होता है ना,
रुधिर कोशिकाओं का जो जाल होता है, यहाँ क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन चली जाती है ना, ऑक्सीजन क्या होती है, चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो बस फेफड़े का काम क्या है, तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, फेफड़े का फंक्शन क्या है, तो आपको याद रखना है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनाक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण करना है, ग्लूकोज, C6H12O6 और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिएगा, अनाक्सी श्वसन में सबसे पहले क्या याद रखना है कि ऐसा श्वसन प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऐसा श्वसन प्रक्रिया जो क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, या ऐसा कहें कि जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, आपको याद रखना है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया में होता क्या है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ये क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कैसा होता है, तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना, आपको याद रखना है, कैसा होता है, तो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है इस प्रकार की प्रक्रिया में। ठीक है, और अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण क्या होता है, बहुत अच्छे से पच नहीं पाता है, फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है आपको। ठीक है, फलस्वरूप आपको देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो इसी को हमें पूरा करना था, ग्लूकोज है ना, वायु की अनुपस्थिति में आकर है, वायु के बिना क्या होता है, क्रिया होता है, फलस्वरूप क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल बनता है। तो देखिए ऑप्शन डी, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है, ये आपका क्या, तो सही उत्तर। इस क्वेश्चन का 1 मिनट है ना, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको बोला गया, ग्लूकोज। तो चलो इसको तोड़ते हैं, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, तो ये किस में बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C2H5O6 में। ये इसको हम लोग इस 1 मिनट है ना, C6H5OH। ठीक, C6H5OH। ठीक, ये क्या है, बेसिकली एथेनॉल है। ये किस में टूटा, एक तो एथेनॉल में टूट गया, इसके बाद ये किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही किसमें, तो ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से आपका जो सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एथेनॉल, है ना, ऑप्शन बी, एथेनॉल। तो देखिएगा, अनाक्सिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, बिना ऑक्सीजन के अनाक्सिक श्वसन होता है अन्य कार्बनिक यौगिकों की मदद से। ठीक है, और जिसके कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने के कारण क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, और उसके बाद इन सब चीजों के बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि विरामावस्था में जब आप आराम कर रहे होते हैं, लेटे होते हैं, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है, ये आपको बताने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए, 15 से 18 बार। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, 15 से 18 बार। देखिए, जब आप विश्राम करते हुए होते हैं, तो एक मनुष्य का औसत प्रति मिनट जो है, 15 से 18 बार से ये क्या करता है, सांस लेता और छोड़ता है ना। 15 से 18 बार ये क्या करता है, बेसिकली सांस लेता और छोड़ता है। ठीक है, तो और याद रखिएगा, वयस्कों का जो सामान्य श्वसन दर है, वयस्कों का जो सामान्य श्वसन दर है, ये कितना है, तो याद रखिएगा, ये प्रति मिनट। ठीक है, ये कितना है, तो याद रखिएगा, प्रति मिनट 12 से 20 बार है ना। प्रति मिनट कितना, तो 12 से 20 बार है, आपको याद रखने हैं, है ना, कितना, तो 12 से 20 बार। ठीक, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि यौनावस्था आरंभ हुआ। ठीक है, यौनावस्था जब आपका आरंभ होता है, तो इस दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों, है ना। जब आप क्या टीनेज के एज पे आते हैं, तो आपकी आवाज जो है बदल जाती है, ऐसा क्यों, ए, सिगरेट पीने के कारण, बी, पेशी विकास के कारण, सी,
फेफड़ों के विकास के कारण, डी स्वर यंत्र लैरिक्स के विकास के कारण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर स्वर यंत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैरिक्स कहते हैं, के विकास के कारण। ठीक है, जैसे ही देखिएगा आपके यौन अवस्था जो है प्रारंभ होती है, तो इस दौरान होता क्या है कि जनरली आवाज़ बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके है ना शरीर के विकास के साथ ही क्या होता है, कुछ हार्मोन्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपनी क्या कार्य जो है क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसी दौरान जो आपका स्वर यंत्र है, ये भी क्या होने लगता है, लैरिक्स, ये भी अपनी कार्य में है ना, इस जैसे ही हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, ये भी अपनी कार्य करना सुचारू रूप से चालू कर देता है और कंटिन्यू आगे क्या होता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, विकास होता है। और जैसे से आप युवा अवस्था से गुजरता है, जो स्वर यंत्र है ये भी क्या क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। जो स्वर यंत्र है क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और साथ ही एक बड़ा होने के साथ ये लंबी भी होती है और मोटी भी हो जाती है ना। लंबी भी होती है और मोटी भी हो जाती है। ठीक है, तो जिससे व्यक्ति की आवाज क्या होता है, भारी लगता है। जिससे व्यक्ति का आवाज क्या लगता है, तो भारी लगता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपसी श्वसन के लिए आवश्यकता होती किसकी या किसकी उपस्थिति में, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ऑक्सीजन श्वसन के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की, है ना। यहाँ पे ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन के साथ जो श्वसन होता है उसको ऑक्सीजन श्वसन और साथ ही वायवीय श्वसन भी कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, तो वायवीय श्वसन भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको क्या कहा जाता है, वायवीय श्वसन या ऑक्सीजन श्वसन, दोनों के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। जैसे समझिए यहाँ पे C6H12O6, ठीक है, और ऑक्सीजन के 6 अणु, साथ ही ठीक है हाइड्रोजन 6H2O, जब ये क्या करते हैं, ठीक है, जब ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको जल देखने को मिलता है ना, जल आपको देखने को मिलता है। और आपको एटीपी ऊर्जा देखने को मिलती है। ठीक है, और कितनी, तो ये 38, कितनी ऊर्जा देखने को मिलती है, तो 38 एटीपी। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती है, तो याद रखिए एंजाइम। ठीक है, एंजाइम और साथ ही कोशिका द्रव। ठीक है, साथ ही कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है, ये आपको क्या करना है, तो बताने हैं। तो ए, केवल सिराओं की लाल रक्त कणिकाओं में, बी, कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, सी, सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, डी, केवल धारीदार पेशी कोशिकाओं में। तो देखिएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है, तो याद रखिएगा कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। ठीक है, अनाक्षी श्वसन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। और अनाक्षी श्वसन को आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा अवायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। अवायवीय श्वसन के नाम से भी अनाक्षी श्वसन को जाना जाता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन के नाम से भी अनाक्षी श्वसन को जाना जाता है। और साथ ही वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना। क्या होता है यहाँ पर श्वसन में, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित, मतलब सांस लेने और उच्छ्वसित और सांस को छोड़ने में वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत लगता है, ये आपको बताने हैं। ठीक, तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, अंतःश्वसित वायु में लगभग 21%। जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कितना, 21%। और जब ऑक्सीजन को आप छोड़ते हैं वायु में तो कितना परसेंट होता है, 16% होता है। ठीक, जब आप क्या करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। और जब छोड़ते हैं तो कितना होता है, 16%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
ठीक है दोस्तों, तो अभी का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, पढ़ते रहिए।